जिस तरह से ये सारे बबल्स बाहर आना चाहते हैं ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी मेटल की सरफेस पर फैले हुए बाहर आना चाहते हैं। उन्हें बस एनर्जी की जरूरत है। चलिए देते हैं उसको एनर्जी और पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब हमारे सामने आता है एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन। अब जैसे तुम अपने घर के बाहर तब तक नहीं निकलोगे जब तक क्या नहीं मिलेंगे भाई, पैसे। स्कूल जाना है तो कम से कम बस के पैसे तो चाहिए ना। तो मिनिमम घर के बाहर निकलने के लिए जैसे कुछ कुछ पैसे चाहिए ना जेब में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है कि आप वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में दो। आपने मेटल को लिया, मेटल को गर्म कर दिया, उसको मिल गई हीट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, उसको आप कहोगे थर्मियोनिक एमिशन। अपन जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पर फोर्स लगता है क्यू ई। अगर मैं एक मेटल लूं और बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू ई फोर्स लगेगा। क्यू की जगह पे ई आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। तो जितना आप ज्यादा फील्ड बढ़ाते जाओगे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ती चली जाएगी और एक टाइम वो इलेक्ट्रॉन कहेगा टाटा बाय बाय मैं निकल रहा हूं, तो वो निकल जाएगा बाहर। उसे अपन बोलते हैं फील्ड इमिशन। तीसरी कैटेगरी जो अपने पास आती है वो होती है फोटो इमिशन। फोटो मतलब कि लाइट। भाई तुम फोटो खींचते हो तो तुम्हें लाइट चाहिए ना, प्रॉपर एक्सपोजर। तो अगर अपन यहां पर बात करें तो फोटो इमिशन मतलब जब किसी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को अपन इंसिडेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि जो लाइट होती है उसके पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होगी। अगर आपने इतनी एनर्जी दे दी कि वो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ पा रहा है या निकल रहा है बाहर जस्ट, तो अपन फिर अलग डेफिनेशन बनाएंगे। मगर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है लाइट के इंसिडेंट होने से तो उसे अपन बोलेंगे फोटो एमिशन। इसके बाद अपने पास जो डेफिनेशंस बनती हैं वो सबसे पहली चीज है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि बाकी दो चीजें तो सिलेबस में नहीं थी। थर्मियोनिक भी नहीं था, फील्ड इमिशन भी नहीं था। अब जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। और हमको तो वो चीजें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस में हैं और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आता रहता है ना, क्या इतना पढ़ने से हो जाएगा? अरे इतना पढ़ने से ही होगा, इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है अपन को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो ये वो फिनोमेना है जब लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे कि ये है। अगर लाइट इंसिडेंट हुई सुटेबल फ्रीक्वेंसी की तो इलेक्ट्रॉन फक से बाहर भाग जाएगा। ये जो फिनोमेना है इसे ही अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखना, हर फ्रीक्वेंसी पे बाहर नहीं आएगा। तुम्हें 1 रुपए देके बोल दिया जाए कि जाओ भाई डार्क चॉकलेट लेके आ जाना, गजब बेइज्जती है। तुम जाओगे क्या घर से? कहोगे यार मेरी नाक मत कटाओ यार आप लोग, 1 रुपए में कोई डार्क चॉकलेट आती है क्या? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बहुत शाना है। इलेक्ट्रॉन बोलता है सुनो, अगर मुझे उतनी एनर्जी मिली कि मैं बाहर निकल पाऊंगा तभी मैं बाहर निकलूंगा, नहीं तो तुम सोचो कि मैं तुम्हारी एनर्जी लेके बैठ जाऊं, मैं एनर्जी लेके नहीं बैठने वाला। अब ये वही चीज को डिपिक्ट कर रहा है। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी आई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमने बैटरी लगाई, ये लेनार्ड का सर्किट है, अपन इस पर चर्चा करेंगे मगर बाद में। अब ये हो गया अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन, क्रिस्टल क्लियर हो गई दिमाग में। अब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस आती हैं अपने एग्जाम में, अपन उनको भी देखेंगे। अगर अपन देखें यहां पर तो अपने पास पहली डेफिनेशन बनती है वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि भाई अगर एक हायर फ्रीक्वेंसी आएगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बट ठीक है, बट क्या कोई मिनिमम वैल्यू है क्या? हाँ, एक मिनिमम एनर्जी होगी जिस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलना जस्ट शुरू होगा। मतलब तुमसे पापा ने कहा ये लो 100 रुपए, तुम सोच रहे थे भाई 110, 120, 150, 200 कुछ तो मिल जाए ज्यादा, बट नहीं, पापा ने कहा सुनो इतने की आती है, इतने रुपए रखो और मुझे लाके दिखाना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को अगर आपने वो मिनिमम एनर्जी दी कि वो सरफेस से जस्ट बाहर आकर खड़ा हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उस एनर्जी को अपन बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस विद 0 काइनेटिक एनर्जी। मतलब जस्ट बाहर आया है।
इस समय अगर आपसे कोई कहे वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहता है क्या, तो हर मेटल के लिए फिक्स है। जैसे बाबा जी की फ्रीक्वेंसी जो बोल रहे हैं बाबा जी, वो थ्रोट की फ्रीक्वेंसी वोकल कॉर्ड की फिक्स है ना, तुम्हारी भी फिक्स है मगर अलग अलग है। उसी तरह से हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, फाई से। और क्योंकि प्लैंक साहब अपन को एक फॉर्मूला दे गए एच न्यू, तो अपने पास एनर्जी हो जाएगी एच न्यू। सो वर्क फंक्शन इज बेसिकली इक्वल टू एच न्यू। अब यहां पर एक चीज गौर करो, जब आप एनर्जी निकाल रहे हो, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जरूरी है, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, तो इस फ्रीक्वेंसी को अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जैसे एनर्जी मिनिमम थी ना, वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट ऑफ रेडिएशन दैट विल produce a photoelectric effect or that will eject an electron from the surface of metal with zero kinetic energy। देखो मैं बार बार जीरो काइनेटिक एनर्जी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जस्ट बाहर निकालने के लिए चाहिए अपन को, तो उसे अपन कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी जैसे वर्क फंक्शन फिक्स है ना मेटल के लिए, उसी तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी फिक्स है मगर अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी आई तो भैया इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, अगर इससे ज्यादा आई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विद सम काइनेटिक एनर्जी, भागेगा। तुम्हें पापा ने दे दिया 1000 रुपए और बोला जाओ बेटा 100 रुपए की कोई चीज लेकर आओ, 900 रुपए एक्स्ट्रा मिले भाई, तू घर जाने वाला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाने वाला। अब तो अपन घूमने जाएंगे ना मार्केट। बस वैसे ही कहानी हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, कितनी एनर्जी मिली, थ्रेशोल्ड से ज्यादा, ऐसी फ्रीक्वेंसी हुई जो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो अब भागेगा। मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो यहां पर जैसे वर्क फंक्शन का फॉर्मूला था एच न्यू नॉट, न्यू नॉट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, न्यू से भी कर सकते हो, बस वहां लिख देना जनरली न्यू नॉट। सो न्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई अपॉन एच। मतलब कि सिंपली इस एच को नीचे ले जाओ, तुम्हारे पास न्यू नॉट की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। चलिए बढ़ जाते हैं अपन आगे। यहां पर एक टर्म और आता है अपने पास और उस टर्म को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी के या एनर्जी के फॉर्मूले को देखो तो E इज इक्वल टू एच न्यू। अब अपन लोग फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, C बाय लैम्डा। ये अपने पास बेसिक फॉर्मूले हैं। अगर C बाय लैम्डा अपने पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो अपने पास मिनिमम एनर्जी जो थी, जिसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे थे, तो यहां पर अगर आप देखो एनर्जी मिनिमम है hc बाय लैम्डा, लैम्डा चला गया उधर, एनर्जी हो गई मिनिमम। अब अगर डिवाइड में मिनिमम है तो 1 अपॉन मिनिमम यानी क्या, मैक्सिमम। तो भैया फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम थी मगर जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन दो तो वर्ड वहां पर क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ या फिर द मैक्सिमम वेवलेंथ अप टू विच द इलेक्ट्रॉन विल कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी मगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टे होते हैं, तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है मगर इससे ज्यादा वेवलेंथ पर बाहर नहीं आएगा। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है तो क्या 5500 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 4500 पे बिल्कुल आएगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। तो ये हमारे पास 3 बेसिक डेफिनेशंस हुई। अब अपन लोग जिस मॉडल की तरफ बढ़ने वाले हैं वो मॉडल है सर लेनार्ड का। लेनार्ड साहब ने नाजी की जो फौज थी उसमें, मतलब नाजी की साइड वाले थे, जर्मन थे, और उस साइड पर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। ये एक इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइनर थे, बहुत बढ़िया डिज़ाइन करते थे इंस्ट्रूमेंट, और उसी बेसिस पर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था और उस सेटअप के बेसिस पर फोटो इलेक्ट्रिक की चुम्मेश्वरी डिस्कवरीज करी और उन डिस्कवरीज की वजह से आज भी हम कई चीज़ें इनकी वजह से देख पा रहे हैं। ऑल्दो आइंस्टीन साहब ने उनकी चीज़ों को लूटने की कोशिश करी, कई चीज़ों को अपना नाम भी दिया और इनके बीच बहुत सारी लड़ाई भी हुई, मगर फिर भी लेनार्ड साहब ही थे। तो लेनार्ड साहब ने अपने जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाया उसमें क्या था, उनके पास था एक यहाँ पर कैथोड, उनके पास था एक एनोड। उन्होंने यहाँ पर एक कॉर्क की विंडो बना रखी थी, यहाँ से वो लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे। जैसे वो लाइट को इंसिडेंट करा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस दिखा उन्हें, मतलब कि यहाँ पर कुछ निकल रहे होंगे पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से सरफेस से निकले और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट इट मे कॉज द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल।
लेनार्ड साहब ने यह भी चीज ऑब्जर्व करी कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो तब निकले जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर गई, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब लेनार्ड साहब का सेटअप बिल्कुल सिंपल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, इसको अपन पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, ऑल्दो कनेक्शंस चेंज कर सकते हैं, और इतने भयंकर सर्किट की टेंशन मत लेना, सिंपली यहां पर नेगेटिव लगा देना, यहां पर पॉजिटिव लगा देना, तो भी तुम्हारा काम हो गया। यहां पर एक मिलीएमीटर लगा देते हैं और एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज। मिलीएमीटर क्या मेजर करता है? करंट। चाहो तो ऐसा सर्किट बनाओ, नहीं बनाना है बिल्कुल मत बनाओ, सिंपली इसको नेगेटिव से, इसको पॉजिटिव से, और एक बीच में मिलीएमीटर लगा दो जो कि करंट को मेजर करेगा। अब ये तो हुआ लेनार्ड साहब का सेटअप। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने ना लाइट, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदली, इन्होंने आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बदली, इन्होंने यहां पर जो अपने पास नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है एनोड का, उसको बदला, उसके बाद उसको नेगेटिव करके देखा। इन सारी चीजों को उन्होंने करके देखा और इन सब के कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले। अब सबसे पहली चीज आई इनके एक्सपेरिमेंट में जो अपने पास, वो थी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो उन्होंने ये देखा इंटेंसिटी का मतलब क्या। अब सपोज करो मैं आपसे पूछूं, देखो तुम्हें पता है, अगर मैं तुमसे कहूं मेरा हाथ कंटिन्यूअसली मेरे गाल पर ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक स्टेप ये हो गई, ठीक है, एक ऐसा है, किस केस में इंटेंसिटी ज्यादा थी? दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेजी के साथ आ रहा था ना। उसी तरह से जो फोटॉन्स आते हैं लाइट से, लाइट के जो फोटॉन्स आ रहे हैं, सोर्स से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, वो फोटॉन्स पर सेकेंड कितने आ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि यह आपके पास एक सरफेस है और एक सोर्स से आपके पास 2 फोटॉन्स पर सेकेंड आ रहे हैं यूनिट एरिया पे, और एक सोर्स से आपके पास 4 फोटॉन्स आ रहे हैं यूनिट एरिया पे पर सेकेंड, तो किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? इसकी। सो इंटेंसिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंटिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, मतलब कि यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स हर सेकेंड इंसिडेंट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। और जैसे कि कई लोग यहां पर क्या है, जब स्नैपचैट पे, इंस्टा पे एक के बाद दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दूसरे के बाद तीसरे से बात कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ईमानदार है, ये फोटॉन बहुत ईमानदार है, ये इतना ईमानदार बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है कि एक बार में एक, मतलब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा की पॉलिसी वो रखता नहीं। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पॉलिसी है इसकी। जैसे ही एक फोटॉन यहां पर आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, दैट्स इट, खत्म। बटने का कोई काम नहीं है और किसी और के पास जाने का भी कोई काम नहीं है। अब तुम खुद ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा हुई तो फोटॉन के नंबर ज्यादा हुए, फोटॉन के नंबर ज्यादा हुए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो चार्ज ज्यादा हो जाएगा, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो करंट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाई तुमने तो फोटो करंट बढ़ेगा, कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इंटेंसिटी वर्सेस करंट का, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है। फिर से इंटेंसिटी बढ़ी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकंड बढ़े, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ईमानदार। अगर एक फोटॉन आपने इंटेंसिटी बढ़ाई तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, चार्ज के बाहर आने का रेट बढ़ गया। जितने ज्यादा चार्ज आएगा उतना ज्यादा तेजी से करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट। इंटेंसिटी बढ़ाओ करंट बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह ऑब्जर्वेशन किसकी थी? यह ऑब्जर्वेशन थी लेनार्ड की। सबसे पहला इफेक्ट था इंटेंसिटी का। अब अपने पास आता है इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, और फिर अपन ग्राफ भी बनाएंगे। तो हुआ क्या, लेनार्ड साहब का जो सेटअप था उस सेटअप में उन्होंने यहां पर एनोड, ये जो एनोड है आपके पास, इस एनोड का उन्होंने पोटेंशियल बढ़ाया। उन्होंने क्या करा, यहां का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अब ये मैंने डिटेल्ड वाले वीडियो में भी एग्जाम्पल दिया था, आज भी देता हूं। यहां पर क्या हुआ, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। अगर आपने बाहर से कोई वोल्टेज भी नहीं लगाया, सिंपली सर्किट को क्लोज कर दिया, तब भी आपको कुछ ना कुछ करंट तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि असेंबली के बाद 100 में से एक बच्चा तो ऐसा होगा जो सीधे क्लास में जाके बैठेगा। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कोई फील्ड नहीं है, तब भी 2-4 इलेक्ट्रॉन तो एनोड तक पहुंच जाएंगे। अगर 2-4 भी पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो होगा। मतलब कि आप अगर इस एक्सिस पर अपना एनोड का पोटेंशियल ले रहे हैं,
एनोड पोटेंशियल। तो एनोड पोटेंशियल जब जीरो है, मतलब कि आपने यहां पर कुछ भी नहीं लगाया, कोई फील्ड नहीं लगाई है, तब भी कुछ ना कुछ फोटो करंट था। अब आपने एनोड पोटेंशियल बढ़ा दिया, मतलब तुम असेंबली से निकले और तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा तुम सारे के सारे टीचर्स बीच में खड़े हो जाओ, यहां से जितने भी बच्चे निकले कोई भी इधर उधर जाना नहीं चाहिए। फिर भी दो चार टीचर इधर उधर खड़े हो गए। अब हुआ क्या, जब वो सारे के सारे खड़े हुए तो अब यहां पर तुमने पॉजिटिव बढ़ाया, टीचर खड़े हुए मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। आओ इलेक्ट्रॉन इधर, चलो सीधे क्लास के अंदर, कोई इधर उधर जाता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंचेंगे वो बढ़ेंगे। तो देखो गौर से, ये आपका फोटो करंट बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। अब भाई आपके टीचर इतने स्ट्रिक्ट हो गए, डंडे वंडे लेके, वो 1960 वाले टीचर, आज वाले तो अपने टाइप होते, बट पहले वाले जो थे वो 1960 वाले, मतलब कि बिल्कुल मूंछ पे ताव, हाथ में डंडा, और उसके बाद आपकी टुई पे दे बत्ती बराबर बराबर, भागो भागो सीधे क्लास से, सीधे चलो चलो सीधे क्लास में। तो असेंबली के बाद आपने अब इतने ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जा रहा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो जो करंट है वो मैक्सिमम हो चुका है। अब तुम अगर इसका पोटेंशियल बढ़ाओगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करंट जो है अब क्या रहने वाला है, कांस्टेंट, और इसे अपन बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी इस हाफ पे तो मैं आया ही नहीं हूं, अभी मैंने यहां की तो बात ही नहीं करी, अभी मैंने एनोड को पॉजिटिव ही रखा है, एनोड को नेगेटिव कर ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। कब करूंगा, थोड़ी देर के बाद करूंगा, तब मैं जब फ्रीक्वेंसी पर तुमसे बहुत सारी बातें कर लूंगा, या थोड़ी सी बात यहां कर लेता हूं। चलो सुनो, अगर आपने यहां पर नेगेटिव किया इस जोन में, तो ये तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, बिल्कुल करेगा रिपेल। अब जब ये रिपेल करेगा तो हुआ क्या, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब ये रिपेल कर रहा है, और हम लोगों को एक वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये जो आपने V लगाया है ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये बोल रहा है रिपेल कर रहा हूं, मैं तुझे रिपेल कर रहा हूं। मगर इलेक्ट्रॉन के पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई तो क्या ये रोक पाएगा? ना ना ना, ये ना रोक पाएगा। अगर ये रोक नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेगा तो कुछ ना कुछ करंट मिलता रहेगा, मगर करंट पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव में एनोड का पोटेंशियल और बढ़ाया तो करंट और कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आपने इतना भी बढ़ा दिया, नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे इतना बढ़ा दिया कि ये जो Q डेल्टा V है, Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन का E हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। और जब वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो अब वो इलेक्ट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी इधर आने के लिए, उतनी एनर्जी के साथ ये इसको रोक रहा है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच नहीं पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जिस टाइम पर ये करंट जीरो होगा उसे पोटेंशियल को अपन क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। आया समझ में? तो दूसरा क्या निकल के आया तुम्हारे पास? इफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल। पॉजिटिव में बढ़ाओगे, करंट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसी इंटेंसिटी पे, उसी फ्रीक्वेंसी पे बढ़ता चला जाएगा। कब? जब पूरे इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो उस करंट को बोलने लगेंगे सैचुरेशन करंट। अपोजिट में बढ़ाया, नेगेटिव में बढ़ाया तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो अब भी अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की तो कुछ पहुंचेंगे, करंट कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से यहां से आ रहे थे और ये जो हमने QV इधर लगाया, दोनों के दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो फिर यहां पे करंट क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस समय जो पोटेंशियल होगा ना यहां पे, उसे बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ भाई, मजा आया? बिल्कुल आएगा, कैसे नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा उसको मजा। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को देखो तो अपने पास आता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, देखो मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए बाहर निकालने के लिए, वो तो हो गई उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया तो क्या होगा? एनर्जी और बढ़ेगी। अब इस दुनिया की एनर्जी तो कंजर्व है, ये मेरे पास एक मेटल है, मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन है।
अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वर्क फंक्शन तो नहीं बदल रहा, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन के पास आएगी। पापा ने दे दिए 2000 रुपये, सामान आना था 500 रुपये का, 1500 रुपये तुम्हारे हैं, तुम घूमोगे। पापा ने 2000 की जगह पर तुमको 4000 रुपये दे दिए, 4000 दे दिए, सामान 500 का ही आना है, तो तुम्हारे पास 3500 है और इंजॉय करोगे। पापा ने 10,000 दे दिए, तुमने 500 का सामान लिया, 9500 का नया मोबाइल लेकर आ गए। मतलब अब तुम कहना चाह रहे हो बाबा जी कंट्रोल करो, हमसे ना हो पाएगा। अब ये इतना हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं, बट ठीक है जो भी है, मतलब ऐसे ही कुछ कुछ है। तो यहां पर जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक के फॉर्म में जा रही थी, ठीक है। सो अगर इंटेंसिटी को फिक्स रखें तो आप देखो, जब आप पोटेंशियल बढ़ाओगे एनोड का पोटेंशियल, अगर आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाओ तो करंट बढ़ेगा 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 और एक टाइम पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपने क्या करा है, आप किस पर कमेंट करना चाह रहे हो? आप ये देखना चाह रहे हो कि फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी पे क्या पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, हम लोगों ने जब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था तो हुआ ये था कि धीरे धीरे अपने जो इलेक्ट्रॉन थे जो यहां पहुंच रहे थे वो कम होने लगे थे और एक टाइम पर आकर हमारे जो फोटो करंट था वो 0 हो गया था। अब इस पॉइंट पर आप क्या सीखे थे? आप ये सीखे थे कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और जिससे अपन लोग ईवी से रिपेल कर रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हो गए थे। इसीलिए अपन ने कहा था यहां जो काइनेटिक एनर्जी और यहां जो ईवी है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इसी पोटेंशियल को बोल रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या वर्क फंक्शन बदलेगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा तो क्या चीज बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया आपने। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो आपको क्या बढ़ाना पड़ जाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा था कितने फोटोन आ रहे हैं, और फोटोन कितने आ रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी किसकी पार्टी का? सैचुरेशन करंट की पार्टी का। और अगर फ्रीक्वेंसी किसकी पार्टी का? काइनेटिक एनर्जी की पार्टी का। स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी अगर आपने बढ़ाई, मान लेते हैं कि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इंटेंसिटी को बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा, इंटेंसिटी को नहीं बदल रहा, तो सैचुरेशन करंट तो नहीं बदलाएगा। मगर अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो आपको इसको 0 करने के लिए और पीछे तक जाना पड़ेगा और वोल्टेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ गई तो आपको उसके लिए ईवी को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, इंटेंसिटी सेम है, तो सैचुरेशन करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये दूसरा कंक्लूजन था हमारे पास, किसका? बल्कि तीसरा बोल सकता हूं, किसका? लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट का। इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमने अभी बात कर ली। क्या बात की हमने? कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिफर्स टू द वोल्टेज डिफरेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मूविंग बिटवीन द प्लेट्स। इतनी एनर्जी हो जाएगी यहां से जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहे थे ईवी उसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एनर्जी की बात हो रही है और एनर्जी फ्रीक्वेंसी से जुड़ी हुई चीज है। नंबर ऑफ फोटोन, सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी पे। मगर अगर आपसे कोई कहे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। क्यों? फ्रीक्वेंसी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। ये मेरे पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में मैंने फ्रीक्वेंसी सेम ली है मगर मैं इंटेंसिटी बदल रहा हूं। तो अगर आप यहां पर गौर से देखो तो इस केस में अपने पास क्या आ रहा है? आपने फ्रीक्वेंसी सेम ली तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। मगर अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाते चले गए तो होगा क्या? 0 वाले जब आपका वोल्टेज था तो उस समय करंट की कुछ वैल्यू थी, मगर इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सैचुरेशन करंट भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी? I3 की, उससे कम I2 की, सबसे कम I1 की। जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होगी सैचुरेशन करंट भी कम होने लग जाएगा। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, और इस सिंपल से लॉजिक को दिमाग में अच्छे से बैठा लो। ग्राफ ऐसा ही बनना है।
फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फाइनली हम लोगों ने जो इतनी चीजें अभी तक पढ़ी हैं, इन सब चीजों को अगर अपन कंक्लूड करें तो वो चीजें आती हैं हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्योंकि अभी तो अपन को इसके न्यूमेरिकल भी करने हैं, बट अभी मैं तुमको कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सैचुरेशन करंट। इंटेंसिटी करंट की पार्टी का है, फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की पार्टी का है। बिल्कुल दोनों पार्टीज को अलग रखना। अब आते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। लॉज में क्या था हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले की गई कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और यह कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका लॉ नंबर 1। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो इंटेंसिटी है, जो फोटो सैचुरेशन करंट है, वो सैचुरेशन करंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा पॉइंट, अगर अपन देखें तो हमसे यह कहा गया था कि जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगी, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही लाइट आती है विद इन 10⁻⁻⁹ सेकेंड इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाता है, यानी इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फिर से वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज हमारे पास जो इमिशन है उस पर करंट पर क्या चीज, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट। काइनेटिक एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं। मैंने सारी चीजों को बार बार इसलिए बोला है ताकि ये तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। नोट्स नीचे दिए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से उनको डाउनलोड कर लीजिए। आपकी नैया इससे ही पार लग जाएगी। जो पढ़ाया है वही पेपर में आएगा, इसके अलावा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। बस इतना पेपर में याद रखना। तो लाइक करो, शेयर करो, सारी जगहों पर फैलाओ, चाहे वो टेलीग्राम का चैनल हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो तुम्हारे, चाहे तुम्हारा इंस्टा हो, चाहे तुम्हारी फेसबुक हो। सबको बताओ कि भैया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाबा जी सामने खड़े हैं, बस पढ़ते जाना है। एक वीडियो आता है 8 बजे और हमारी नैया फिजिक्स की पार लगवा के चला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।